गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं 3B सर की MTIS क्लास। साथियों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं NCERT क्लास 9th इकोनॉमिक्स का, जिसमें चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 है निर्धनता एक चुनौती। इसके पहले हमने 2 चैप्टर को कवर कर रखा है। जैसे ही ये चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर नंबर 3, इसके बाद चैप्टर नंबर 4 को हम लोग अगले लेक्चर से शुरू कर देंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 समाप्त होने के साथ ही हमारी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स भी समाप्त हो जाएगी। उसके तुरंत बाद हम लोग क्लास 10th की इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना शुरू करेंगे। आपको बता दें कि अब आपको आज से ही या कल से ही आपको एक दूसरी वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएगी। इसी YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से GS के दूसरे क्लासेस भी आपको चलाए जाएंगे। तो आज की ये लेक्चर बिना देर किए हुए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 8। तो दोस्तों, पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हमने कुछ पढ़ रखा था, जैसा कि हेडिंग का नाम था निर्धनता रेखा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग थी। इसके बाद हमने यह भी समझने की कोशिश की थी कि विश्व के साथ साथ भारत में निर्धनता रेखा को कैसे आंका जाता है या निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो निर्धनता रेखा को तय करती है कि कोई व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे है। गॉट इट? तो हम लोग यहां तक समझ रखे थे और हमने देखा था कि यदि भारत में किसी के पास AC है तो वह निर्धन या निर्धनता रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा, वह व्यक्ति सामान्य या अमीर माना जाएगा। जबकि अगर हम अमेरिका की बात कर लें तो अमेरिका में जिस व्यक्ति के पास कार नहीं है वह भी निर्धन माना जाएगा। सोच करके देखिए कि वह व्यक्ति क्या माना जाएगा, निर्धन माना जाएगा। और हमारे यहाँ जिसके पास कार होगी वह तो एकदम बहुत धनी माना जाएगा। आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस चीज को। तो चलिए आज हम बढ़ते हैं और एक अगली हेडिंग से हम शुरू करते हैं निर्धनता अनुमान, यानी भारत में किस किस तरह से निर्धनता घटी थी। चूंकि हम पढ़ रहे हैं NCERT, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करेंगे कि हर एक हेडिंग को जो महत्वपूर्ण है उसको टच करते हुए चले, ताकि हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो बिल्डअप होते रहें। गॉट इट? तो शुरू करते हैं। हेडिंग लिख सकते हैं आप लोग सबसे पहले निर्धनता अनुमान। ये है हेडिंग निर्धनता अनुमान, या आप ऐसे भी हेडिंग लिख सकते हैं निर्धनता के अनुमान। यहां पर अगर हम बात करें तो 1993-94 में 1993-94 में जो निर्धनता थी भारत देश में वह लगभग 45% थी। इतने प्रतिशत निर्धनता थी भाई, ये है निर्धनता। तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि भारत में 1993-94 के समय लगभग 45% निर्धनता बनी हुई थी। लेकिन इसके बाद जब हम लोग आगे पहुँचे लगभग 2004-05 में, तो इस समय जो निर्धनता रेखा थी इसमें बहुत तेजी से गिरावट हुई और गिरावट होते हुए हम लोग पहुँच गए लगभग 37 कुछ पॉइंट पर। ठीक है, आप कह सकते हैं कि लगभग 37% निर्धनता पर हम पहुंच गए, या 37.37.2% निर्धनता पर हम आ गए। यानी पहले जो हमारी निर्धनता रेखा थी, यानी हमारी जो जनसंख्या थी, वह जनसंख्या बहुत ज़्यादा निर्धनता रेखा के अंदर थी, अंतर्गत थी। बट 2004-05 में हम निर्धनता रेखा से बहुत से व्यक्तियों को निकाल करके निर्धनता रेखा के ऊपर ला दिए। अर्थात उनकी बहुत सारी ज़रूरतों जो थी, जो मूलभूत आवश्यक वस्तुएं थी, वो पूरी होनी शुरू हो गई। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखा कि 2004-05 में हमने इतनी महत्वपूर्ण कार्य किए कि जो निर्धनता रेखा थी इससे हम लोग बहुत ज़्यादा संख्या को निकाल करके यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अगली बात करें तो यहाँ पर आगे चल करके हमने वही फिर 2011 और 12 की बात कर लेते हैं। 2011-12 की बात कर लेते हैं।
2011-12 में निर्धनता रेखा जो थी वो और घट करके पहुंच गई आपकी 22% पर। ये देखिए 22% पर निर्धनता रेखा आ गई थी हमारी, यानी और कम लोग जो थे, यानी 22% लोग ही निर्धनता रेखा में रह गए, बाकी और सब लोग क्या हो गए, निर्धनता रेखा के ऊपर पहुंच गए। निर्धनता रेखा का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हमने समझा था कि निर्धनता का मतलब होता है, तात्पर्य होता है निर्धनता से गरीबी, गरीबी से तात्पर्य होता है निर्धनता का, ठीक है। तो इस चीज को आपको पता होगा, बेहतर ढंग से आप इन चीजों को जानते होंगे। तो आप इसको फैक्ट के तौर पर अगर लिखना चाहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं, और अगर नहीं लिखना चाहेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अगर हम बात करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, निर्धनों की संख्या की बात करें तो निर्धनों की संख्या, अगर हम निर्धनों की संख्या की बात करें, आप इसे हेडिंग के तौर पर बना सकते हैं। निर्धनों की संख्या की बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि 2004-05 में, तो यहां पर पहला लिख सकते हैं 2004-05 में, 2004-05 में जो 407 मिलियन निर्धन लोग थे वह घट करके 270 मिलियन लगभग आ गया। तो यहां पर कह सकते हैं कि 2004-05 में निर्धनों की संख्या 407 मिलियन से घटकर, चलिए यहां से लिखते हैं, से घटकर लगभग 270 मिलियन पर आ गई। यानी आप देख रहे हैं कि निर्धनों की संख्या में भी गिरावट हुई, हमने निर्धनता में भी कमी की और उसके साथ ही साथ निर्धन लोगों की संख्या भी घटी। तो आप इतना नोट कर सकते हैं, जल्दी से लिखेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट को भी लिख सकते हैं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट को आप लिखने के लिए आप लिख सकते हैं कि 2011-12 में हमने फिर से क्या किया। दूसरे पॉइंट में आप कर सकते हैं कि 2011-12 में निर्धनता रेखा में या निर्धनों की संख्या में लगभग 2% की फिर से कमी हुई। तो निर्धनों, ठीक है, दिख रहा है, चलिए समझ आएंगे। निर्धनों है भाई, तो निर्धनों की संख्या में लगभग 2.2% की कमी हुई, चलिए और नीचे लिखते हैं कि कमी हुई। ये देखिए, तो इतना आप लिख सकते हैं, इसमें कुछ भी समझने की चीज़ नहीं है। 1993-94 में हमारे पास जो निर्धनता थी वो 45% थी। फिर हमने कुछ कार्यक्रमों को, कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को चलाया। अभी हम कार्यक्रमों की बात करेंगे जो आपके वनडे लेवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1993-94 जो निर्धनता रेखा थी वो लगभग आपका 45% थी। इसके बाद हमने कार्यक्रमों के माध्यम से, कुछ उपायों के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से 37% पहुँचा दी गई 2004-05 में। फिर इसके बाद हमने और आगे नीतियों को लागू किया, अप्लाई किया जमीनी स्तर पर, तो वो पहुंच गया लगभग 22%, और यानी 2011-12 में। और निर्धनता रेखा जो निर्धनों की संख्या जो थी, गरीबों की जो संख्या थी, वो भी घट करके इस टाइप से इस सन में इतना परिवर्तन हो गया। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख सकते हैं। तो हम बगल हो जा रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिख लिए होंगे तो आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग लिखते हैं। हेडिंग लिखिएगा, भारत में असुरक्षित समूह। भारत में असुरक्षित असुरक्षित समूह, हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत में जो असुरक्षित समूह हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो हमें पता था, हमने शुरुआत में पढ़ रखा था, यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ रखा था कि जो जनजाति है, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो विधवा महिलाएं होती हैं, जो विकलांग लोग होते हैं, ये
सामाजिक रूप से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं कई जगहों पर, चाहे रेलवे स्टेशन हो, काम के स्थानों पर, या फिर बसों वगैरह में, यानी बहुत सारी जगहों पर ऐसे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं क्योंकि इनको सामाजिक रूप से भी इनसे लोग घृणा करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी या लेक्चर जो था हमने पहले की वीडियोज़ में पढ़ रखा था, इस पर चर्चा करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि आप लोग ये पहले से ऑलरेडी जानते हैं। और वो विद्यार्थी, वो नए स्टूडेंट्स जो लोग नहीं देखे हों पिछले लेक्चर को, वो क्या कर सकते हैं, पिछले लेक्चर को देख सकते हैं और पिछले लेक्चर से ही आगे के हमारे लेक्चर्स हर समय कनेक्ट होंगे, इसलिए पिछले के लेक्चर्स बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं भारत में असुरक्षित समूह की बात कर रहे हैं। आप एक बात बताइएगा, क्या भारत में जो असुरक्षित समूह हैं सभी राज्यों में एक जैसे होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। सभी राज्यों में, सभी समुदायों में, सभी वर्गों में जो असुरक्षित लोग हैं उनकी संख्या भी जो है वो असमान होगी। गॉट इट? तो यहाँ पर हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, इसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से या फिर लिख सकते हैं, चलिए हम एक आरेख खींचते हैं, आरेख के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। निर्धनता रेखा से, चलिए हमने तीर लगा दिया नीचे की तरफ, इसका मतलब कि कमी हो रही है निर्धनता रेखा से, जो निर्धनता रेखा से नीचे की बात हो रही है, ठीक है। तो निर्धनता रेखा से नीचे जो है, यानी कल हमने आपको बताया था कि अगर हम मान लेते हैं कि ये निर्धनता रेखा है, ये निर्धनता रेखा है, निर्धनता रेखा ये हमने लाइन खींची है। और निर्धनता रेखा में होता क्या है कि जो वस्तुएं जितनी महंगी होंगी उसी हिसाब से हम उसको ऊपर रखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर अनाज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ कपड़े वगैरह की बात कर लें, तो कपड़े क्या होते हैं, अनाज से थोड़े महंगे होते हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा ऊपर रख रहे हैं। और जूते रख सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ाते हुए फिर हम ऐसे लेकर जा सकते हैं। हम यहाँ पर ऐसी कर सकते हैं, ये देखिए ऐसी हो गया। फिर इसके बाद हम और भी सारी चीज़ों को कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पर कार कर सकते हैं, तो देखिए ऐसे इस टाइप से कार कर सकते हैं। तो इसका कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति इस लाइन पर रहेंगे या इस लाइन के ऊपर रहेंगे वो निर्धन नहीं होंगे, वो निर्धन नहीं कहलाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति इस लाइन के नीचे रहेंगे, यानी अगर मान लेते हैं कि हम यहाँ पर हैं, हमारी ये ज़रूरत तो पूरी हो जा रही है, ये ज़रूरत पूरी हो जा रही है, लेकिन हमारी जो, अगर मैं अपनी बात करूँ या किसी की भी बात करूँ, एक समुदाय की बात करूँ, तो एक समुदाय जो है उसकी ज़रूरत जो है वो यहाँ अनाज से ले करके ऐसे चलता है, देखिएगा। तो अनाज से लेकर के ऐसे कपड़े से हो करके ऐसे चला जाता है, यानी देखिए एसी को टच नहीं कर पाया तो एसी से क्या है, नीचे है। अब यह व्यक्ति क्या करेगा, हम इस व्यक्ति को कह सकते हैं कि ये निर्धनता रेखा पर है, ठीक है। ये व्यक्ति कहाँ है, निर्धनता रेखा पर है। हो सकता है कि यहाँ पर जूते वगैरह और कुछ चीज़ें हो जिसकी आपूर्ति जिससे वह वंचित हो जाता हो, तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा, निर्धन कहलाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ अनाज की वस्तुओं को पूरा कर लेता है, अनाज की वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है और इसके साथ साथ कपड़े पर भी पहुँच जाता है और यहाँ से फिर एसी भी प्राप्त कर लेता है, हम भारत की बात कर रहे हैं, एसी प्राप्त कर लेता है, लेकिन ऐसे ही आगे निकल जाता है और कार को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो ये व्यक्ति जो है भारत में ये गरीब या निर्धन नहीं कहलाएगा, नहीं माना जाएगा। गॉट इट? तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको याद भी रखना चाहिए। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निर्धनता रेखा से नीचे की बात कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे है, या आप लिख करके आप लिख सकते हैं, तो रुकिए इसको मिटा देते हैं। यहाँ पर हमने जो लिखा है, चलिए, तो निर्धनता रेखा से जो लोग व्यक्ति नीचे हैं या निर्धन लोग भाई देखिए, हम पढ़ाते मैटर सब है एनसीईआरटी का, बट एनसीईआरटी में इस टाइप से लिखा नहीं गया है। हम इस तरह से इसलिए लिखाते हैं ताकि आपको मैटर ज़्यादा कहते हैं कि ज़्यादा ठोस तरीके से याद हो सके, ज़्यादा बेहतर ढंग से आपको समझ में आ सके, इसलिए इस तरह से मैटर को आपको समझाए जाते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर बात की जा रही है कि निर्धनता रेखा से नीचे या निर्धन लोगों की जो संख्या है, निर्धन लोगों का हम ऐसे कह सकते हैं, निर्धन लोगों का सभी राज्यों में क्या है, असमान रूप से बिखरे हुए हैं। तो निर्धन लोगों का सभी राज्यों में असमान वितरण है, ठीक है। तो आप इसको शब्दों में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि जो निर्धनता रेखा से जो लोग नीचे हैं या जो निर्धन लोग हैं, उनका वितरण जो है समाज के हर राज्यों में वो अलग अलग है, सभी राज्यों में असमान है। तो इतना अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं
इतना अगर लिखना है तो आप जल्दी से लिख सकते हैं और आगे भी लिख सकते हैं। तथा सभी सामाजिक समूहों में इनकी आर्थिक स्थिति जो है वो भी क्या है, डिफरेंट है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, सभी सामाजिक समूहों में आर्थिक स्थिति भी अलग अलग है। गॉट इट। तो यहाँ तक आप जल्दी से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और यहाँ स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ तक हम क्या करते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी से करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हो गया होगा। तो हम बात कर लेते हैं कि सामाजिक समूहों में कौन निर्धन होता है और आर्थिक समूहों में कौन कौन से व्यक्ति निर्धन है। तो यहाँ पर आप हेडिंग के तौर पर बना सकते हैं, सब हेडिंग बना लीजिएगा, ए और बी करके हेडिंग बना लेंगे। सामाजिक समूहों में निर्धन। सामाजिक समूहों में हम निर्धनता की बात कर रहे हैं, सामाजिक समूहों में हम निर्धन लोगों की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक समूहों में निर्धन की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसमें जो सबसे ज़्यादा निर्धन होते हैं वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति। तो ये दो लोग हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ये सबसे ज़्यादा सामाजिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को। गॉट इट। क्योंकि इनके लिए अभद्र शब्द समाज में बराबर बोले जाते हैं, लोग बार बार बोलते रहते हैं, इनकी उपेक्षा की जाती है समाज में। तो इस तरह से ये लोग जो होते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग, ये सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये लोग क्या होते हैं, कि यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं कि निर्धनता के प्रति, दिख रहा है, ठीक है, गुड। निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित, निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर इस बात को आप ध्यान में रखें कि ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, ये लोग निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये सामाजिक समूहों की बात हो रही थी, अब हम आर्थिक समूहों की बात कर लेते हैं। आर्थिक वर्गों में तो आप बी हेडिंग बना सकते हैं, बी आर्थिक समूहों में या वर्गों में। आप जो एनसीईआरटी की बुक है आप उसमें देखेंगे तो एक जगह वर्गों में लिखा गया है, एक जगह समूहों में लिखा गया है। तो आप इसका मतलब तो जानते ही हैं। तो आर्थिक समूहों में निर्धन या निर्धनता, तो आर्थिक समूहों में निर्धन, आर्थिक समूहों में निर्धन कौन है, तो इसकी अगर बात की जाएगी तो आर्थिक समूहों में जो निर्धन है वो ग्रामीण किसान है, ग्रामीण कृषक समुदाय है। तो ग्रामीण कृषक समुदाय, तो ग्रामीण कृषक समुदाय है। और साथ ही साथ जो अनियत दिहाड़ी मजदूरी पर शहरों में कार्यरत हैं, वे लोग भी आर्थिक समूहों में निर्धन व्यक्ति माने जाते हैं या असुरक्षित माने जाते हैं। तो ग्रामीण कृषक समुदाय और शहरी अनियत दिख रहा है, ठीक है। तो भाई ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शब्दों को लिख रहे हैं। तो शहरी अनियत, अनियत का मतलब जो जिसको डेली काम नहीं मिलता है, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, कभी काम मिला कभी काम नहीं मिला, तो ये अनियत मजदूरी पर काम करने वाले लोग होते हैं। तो ग्रामीण कृषक समुदाय और शहरी अनियत मजदूर
ग्रामीण कृषक समुदाय और शहरी अनियत मजदूर निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। तो आप यहाँ पर ये एरो लगा करके लिख सकते हैं, निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित। निर्धनता के प्रति दिख रहा है, गुड। तो निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित समुदाय होते हैं या समूह है। गॉट इट। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। आप इसको क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से, आप तुरंत जल्दी कर सकते हैं। और अब तक हमें लगता है कि आप लिख लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो भारत की बात करें तो भारत में निर्धनता के प्रति जो निर्धन लोग हैं, निर्धनता की जो प्रतिशत है वो लगभग अभी हमने देखा था कि 22% है। तो 22% निर्धन लोग हैं भारत में। ये हमें पता है कि इतने लोग निर्धन है भारत में, निर्धनों की संख्या जो है इतने प्रतिशत है। गॉट इट। या आप निर्धनता कह सकते हैं कि निर्धनता 22% है। निर्धनता ये हम कब की बात कर रहे हैं, ये हम कोरोना कार्यकाल के पहले की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी एक्सप्लेन करने में हम आपको कोई नया डेटा नहीं बताएंगे, लेकिन हाँ उस पर जरूर थोड़ा सा चर्चा कर लिया करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बात हो रही है कि निर्धनों की संख्या या निर्धनता की बात हो रही है। तो निर्धनता में जो व्यक्ति थे उनकी जो प्रतिशत है वो 22% थी। तो आज के दौर में हम बात कर लेते हैं, यानी हम इसी एनसीईआरटी के बेस्ट पर ही बात करते हैं। तो ये जो 22% थी, इसमें अगर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि जो अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जनजाति, आपको बताएं कि अनुसूचित जनजाति के 100 सदस्यों में से 100 सदस्यों में से लगभग जो निर्धनता रेखा के अंदर आते हैं या निर्धनता रेखा में आते हैं, उनकी संख्या है आपके 43 लोग निर्धनता रेखा के अंतर्गत आते हैं। ये देखिए, तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा था, यानी किसके लिए, उन समुदायों के लिए जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। तो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत जो समुदाय आते हैं उनके लिए यह एक बहुत ही चुनौती भरा बहुत डिफिकल्ट रास्ता है। तो इसके लिए सरकार को कार्य करना चाहिए और सरकार इस पर कार्य कर भी रही है। हाँ, वो ज़मीनी स्तर पर नीतियाँ तो बहुत बनाई गई, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कौन कितना लागू हुआ ये देखने वाली बात होगी। तो अभी हम क्या करेंगे, आगे कुछ कार्यक्रमों को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, तो ये मोटे मोटे तौर पर आप इसको जान लीजिएगा, इसमें कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, बस इसको आप जानते रहेंगे। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, सिविल के जैसे मेंस एग्जाम में, यूपीएससी पीसीएस के मेंस एग्जाम में आपको रिटर्न करने के लिए कुछ कंटेंट मिल जाएंगे। रिटर्न करने के लिए आपको कुछ कंटेंट मिलने चाहिए, इसलिए अगर इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखे रहेंगे तो आपको पता होगा कि अच्छा कहाँ पर कितने समुदाय जो हैं वो निर्धन है। जैसे अगर हम बात करें कि गांव में अगर निर्धनता को हमें दूर करना होगा तो आप कहाँ किन समुदायों के लिए कार्य करेंगे, तो आपको बोलना होगा कि सर देखिए हम क्या करेंगे, कृषक परिवारों के लिए कार्य करेंगे, महिलाओं के लिए कार्य करेंगे और विकलांगों के लिए, जिनको आज के दौर में दिव्यांगजन बोलते हैं, तो दिव्यांगजन के लिए हम कार्यक्रम कुछ चलाएंगे। तो अगर इन लोगों का विकास होगा, इन लोगों की आर्थिक स्थिति सही होगी, ये निर्धनता रेखा से ऊपर आएंगे, तो बाकी समुदाय तो निर्धनता रेखा से ऊपर है ही। गॉट इट। तो शायद आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। तो इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखिए कि जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी कि कहाँ पर है, तब तक आप उसका उपाय नहीं बता सकते। जैसे अब यहाँ पर अगर हम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की बात करें तो इसमें से 100 सदस्यों में से 43 सदस्य जो हैं वो निर्धनता रेखा के नीचे आते हैं। अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे कि सर हम पहले क्या करेंगे, सामाजिक तौर पर कुछ कानून को, जैसे छुआछूत के जैसे भेदभाव है, छुआछूत है, इन सब
नीतियों को उस क्षेत्र में जहाँ पर जनजातीय समुदाय हैं वहाँ पर हम स्ट्रिक्टली कठोरता से लागू करके इनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकेंगे, रोक करके इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए नीतियों के निर्माण में इनकी भागीदारी करेंगे और इनको समझ करके इनके यहाँ जो प्रॉब्लम्स होगी उसको उस हिसाब से हम क्या करेंगे, नीतियों का निर्माण करेंगे। तो कुछ इस टाइप से आप बता सकते हैं। आप इंटरव्यू में देखा करिए तो यही सब समस्याएं आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये जानना चाहिए। अब अगर आपसे आ गया तो आप बोलेंगे कि सर निर्धनता रेखा को अगर पार करना है, निर्धनता रेखा को पीछे करना है, लोगों को या निर्धनता रेखा को भारत से उन्मूलन करना है तो हमें क्या करना चाहिए, जो अनुसूचित जनजाति है इन पर विशेष फोकस देना पड़ेगा। समझ में आया? गुड। क्यों? वो इसलिए आप इस तरह से डेटा दे करके बता सकते। ये इसलिए समझा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये आपसे यहाँ पर इसको समझ करके आप कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन दे सकते हैं, इंटरव्यू में अपने विचार दे सकते हैं और साथ ही साथ आप मेंस में राइट भी कर सकते हैं, आंसर को रिटर्न भी कर सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये अनुसूचित जनजाति की बात थी, लेकिन इसके साथ ही अनुसूचित जातियों में भी संख्या है, जहाँ पर ये 43 है अनुसूचित जाति में और वो पिछड़ी जातियों में, और जो महिलाएं और कुछ अलग समुदाय के लोग हैं इनमें लगभग 34% की जो निर्धनता रेखा है 34% है, और यहाँ पर कितना है 43 लोग हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि यानी ज़्यादा फोकस हमें इन पर करना होगा और साथ ही साथ हमें अनुसूचित जाति और जो महिला हैं उन पर भी, दिव्यांगजन जो हैं उन पर भी फोकस करना होगा। करेक्ट। तो आप यहाँ पर इसको आप चाहे तो डेटा के तौर पर लिख सकते हैं या नहीं भी लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम कुछ यहाँ पर एक हमने आरेख खींच रखा है, तो आप उस आरेख को खींच सकते हैं या बना सकते हैं। तो लिखिएगा वर्तमान में, अगर हम वर्तमान में की बात कर रहे हैं यानी आज की बात कर रहे हैं, वर्तमान में की हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को लेकर के, और जो गरीबी उन्मूलन हो रहा है या गरीबी को हम पछाड़ रहे हैं, गरीबी से आगे निकल रहे हैं, निर्धनता को हम पीछे कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समुदाय को निर्धनता रेखा से ऊपर ला रहे हैं। तो हम अगर इनकी बात करें तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति को छोड़कर, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर हमने क्या किया है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तीर लगा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अनुसूचित जाति साथ ग्रामीण कृषक और शहरी अनियत मजदूर, इन सब के निर्धनता में कमी आई है। गॉट इट। तो इस बात को आप जानते रहेंगे भाई। तो इनके निर्धनता में इनको छोड़ करके, किसको, अनुसूचित जनजाति को छोड़ करके, अभी हमने आपको बताया कि 43% यहाँ पर है और जबकि इनमें क्या है, कमी आई है। तो अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषक और फिर शहरी अनियत मजदूर जो है इनके निर्धनता में कमी आई है। तो हम कह सकते हैं इनके निर्धनता में कमी आई है। ये देखिए, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस टाइप से बना सकते हैं। देखिए ध्यान से समझते रहिएगा, मैं यूपीएससी लेवल पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा कंटेंट आपके एसएससी लेवल है, बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, एसएससी लेवल बीच बीच में कुछ कंटेंट आ रहे हैं, आप उनको नोट करके फैक्ट रट्टा मार करके आप लिख सकते हैं, जान सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि हम ये एसएससी लेवल पढ़ा रहे हैं, तो एसएससी लेवल बिल्कुल भी नहीं है। अगर एसएससी लेवल होता तो अब तक पूरी बुक खत्म हो गई होती है। हम लोग यहाँ पर यूपीएससी लेवल पढ़ रहे हैं और यूपीएससी लेवल में इस तरह से आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इंटरव्यू के साथ साथ सारी चीज़ों को आप समझ पाएंगे।
अब यहाँ पर देखिए कुछ भी पूछा जाएगा, आप बोल सकते हैं कि सर अनुसूचित जाति में हमने निर्धनता रेखा को कम किया, ग्रामीण कृषक, शहरी अनियत मजदूर, इन सभी में हमने निर्धनता रेखा को कम किया है, लेकिन अनुसूचित जनजाति में हमने निर्धनता रेखा को कम करने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाई है। तो इसलिए हमें कुछ विशेष फोकस या कुछ अलग से प्रावधान अनुसूचित जनजाति के लिए करना चाहिए। गॉट इट। तो यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग ये बोलेंगे कि सर तब ये बताइए, जैसे इंटरव्यू आप दे रहे हैं तो लोग ये बोलेंगे कि अच्छा आप यहाँ पर इनके लिए अलग से प्रावधान करना चाहते हैं और इनके लिए अलग से प्रावधान करना चाहते हैं, तो इसका मतलब आप समाज में भेदभाव करना चाहते हैं। तो आपको आंसर करना चाहिए कि नहीं सर, हम भेदभाव नहीं करना चाहते, बल्कि हम इनकी जो निर्धनता रेखा में कमी नहीं आ रही है, इसको कम करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। यहाँ पर ये भेदभाव नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्थान हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे आंसर करेंगे, ये आंसर करने का तरीका होता है। गॉट इट। तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक नई हेडिंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इसको आप मिटा लेते हैं हम, और आप नहीं मिटाएंगे अपने पेज में, हम मिटा लेते हैं। हेडिंग है अंतर्राज्यीय असमानता या अंतर्राज्यीय असमानताएं। गॉट इट। तो यहाँ पर आप लिखेगा अंतर्राज्यीय असमानताएं, अंतर्राज्यीय असमानताएं। तो ये देखिए भाई, अंतर्राज्यीय असमानताओं की बात हो रही है। हम यहाँ पर अगर बात करेंगे तो अंतर्राज्यीय असमानताओं की बात करें तो पूरे राज्य में निर्धनों की जो संख्या है वह क्या है, अलग अलग है, सभी सामाजिक समूहों में अलग अलग है। तो यही पर यही सारी चीज़ों को लिखना है और बाकी कुछ है नहीं, नया कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी हम पढ़ रखे हैं उन्हीं पर आधारित यहाँ पर आगे कंटेंट आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि भारत में निर्धनता का एक और पहलू, तो ये आप हेडिंग बना लेंगे अंतर्राष्ट्रीय असमानता। और यहाँ पर आपको बताएं कि आप एक चीज़ को और ध्यान में रखेंगे कि हमने आपको बार बार समझाने की कोशिश किया है या कहने की कोशिश की है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसलिए किसी भी अलग से मैटर को हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। तो इस बात को आप ध्यान में रखे रहा करिए भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम ये अंतर्राज्यीय असमानता को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सभी राज्यों में अंतर्राज्यीय असमानताएं अलग अलग है, संसाधन अलग अलग है और उनके मतलब वहाँ पर कौशल अलग अलग है, इसलिए वहाँ पर निर्धनता का एक कारण ये भी बन जाता है अंतर्राज्यीय असमानता। तो इसको अगर आपको शब्दों में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि अंतर्राज्यीय असमानताएं, अंतर्राज्यीय, चलिए इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा ना, यहाँ पर हम इसी को ऐसे लिख ले रहे हैं, यह भारत में। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, हम यहाँ पर यह लिखे हैं तो यानी अंतर्राज्यीय असमानता की हम बात कर रहे हैं। यह भारत में निर्धनता का एक और आयाम या पहलू है। गॉट इट। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे भाई कि यहाँ पर क्या है कि अंतर्राज्यीय असमानताएं जो हैं, संसाधन की उपलब्धता जो है वो अलग अलग होने के कारण भी जो निर्धनता है वह बनी हुई है। तो आप इसको यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक पॉइंट ऐसे कह सकते हैं कि सभी राज्यों में जो निर्धनता अनुपात है वो अलग अलग है। तो सभी राज्यों में निर्धनता अनुपात अलग अलग है। गॉट इट। तो यहाँ पर दो बार हमने 2 लिख दिया है, तो इसका मतलब अलग अलग है। यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आगे बात की जाए तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब आपको जानने की ज़रूरत होगी कि हमारे कई राज्यों ने क्या क्या काम किए और कई राज्यों ने क्या क्या काम नहीं किए। अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1980 के दशक में, ध्यान में रखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा जाता है 1970, अगर आपको ऐसे लिखा जाता है 1970, फिर इसके बाद 1971 और 1972, इस टाइप से अगर लिखा जाता है तो इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 70 के आगे हम चल रहे हैं, 70 के आगे चल रहे हैं, सॉरी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पर लिखते हैं भाई सॉरी, अगर हमने लिखा 1970, अब दिख रहा है, ठीक है, गुड। 1970 लिखने के बाद हमने लिखा 1971,
1972, 1975, कुछ भी ऐसे लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इस टाइप से हम लिख रहे हैं, इसका मतलब कि ये क्या कर रहा है, देखिए 70 के आगे हम चल रहे हैं, 1970 के आगे चल रहे हैं, 70 के बाद 71 आ रहा है, 1971 आ गया, 1972, 1975, ऐसे 1976, 77, 78 कुछ भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है 80 का दशक। क्यों? क्योंकि अब हम 80 की तरफ चल रहे हैं, तो ये 80 का दशक माना जाता है। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। कई लोग ये मानते हैं कि सर अगर 1970 का दशक कहता है ना, तो वो क्या होना चाहिए, 1970 होना चाहिए। नहीं, वो क्या है, 1970 का दशक नहीं है अब, बल्कि वह क्या आ जा रहा है, अब 1980 का दशक आ रहा है। ठीक है, 1971 आता है तो लोगों को समझ में नहीं आता है। तो अब अगर 1970, 71, 72, 73 इस तरह से जा रहे हैं, तो हम लोग 1980 के दशक में जा रहे हैं। सबकी अगर मान लेते हैं कि 1900, ठीक है दिख रहा है, तो 1960 हो या फिर 61 हो, सॉरी यहाँ पर हमने 60 हो, 61 हो, 62 हो, ऐसे लिखा है। तो इसका मतलब कि हम लोग 1970 के दशक में चल रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, यानी एंट्री कर गए हैं, कर नहीं रहे, एंट्री कर गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को जानते रहेंगे। चलिए, तो आप लोग अभी उसको मिटा देते हैं बाद में। तो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 1970 में हमारे देश में, यानी 1950 से लेकर के 1970 तक हमारे देश में निर्धनता रेखा में बहुत बड़ी कोई कमी नहीं आई थी। जैसे निर्धनता रेखा पहले बनी हुई थी, 1950 के समय बनी हुई थी, वही निर्धनता रेखा आपके 1970 के बाद, मतलब 1970 तक भी बनी रही। लेकिन जैसे ही हम क्या किए, 1980 के दशक में प्रवेश किए, तो हमारी निर्धनता रेखा में बहुत तेजी से गिरावट आना शुरू हुआ, जिसमें से कई राज्यों ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने यहाँ निर्धनता रेखा में कमी कर रखी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे बचे या कुछ राज्य ऐसे हुए जो अपने यहाँ निर्धनता रेखा में कमी नहीं कर पाए। जैसे हम बात करें तो उड़ीसा इसमें रहा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, ये कुछ राज्य ऐसे थे कि जो अपने यहाँ निर्धनता रेखा में कमी नहीं कर पाए। करेक्ट? तो इस बात को आप जानते रहें। तो यहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे हैं। यह एक बहुत बड़ी समस्या थी, सभी राज्यों की नीतियाँ अच्छी नहीं हो पाई, और जब नीतियाँ अच्छी नहीं हो पाई तो आज हम लोग बोलते हैं कि केरल राज्य क्या है, बहुत मतलब हमसे ज़्यादा विकसित है, यानी हमसे ज़्यादा विकासशील है। यानी केरल राज्य की जो स्थिति है वो हमसे बेहतर है। यानी हम उत्तर प्रदेश के लोग हैं, तो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा बेटर स्थिति जो है वो केरल राज्य की है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने 1980 के दशक में ही अपने यहाँ बहुत बड़े पैमाने पर नीतियों को लागू कर निर्धनता रेखा को पार करने की कोशिश किया, निर्धनता रेखा को कम करने की कोशिश की। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 1970 में निर्धनता रेखा में बहुत तेजी से गिरावट हुई या गिरावट देखने को मिली, ऐसा एनसीईआरटी किताब में लिखा होता है। परंतु यहां पर आप लिख सकते हैं, परंतु सभी राज्यों में यह असमान रहा, यह असमान गति से रहा। ठीक है, तो परंतु सभी राज्यों में यह असमान गति से चला, असमान गति से निर्धनता रेखा में गिरावट आई। अब अगर हम यहां पर बात करें, तथा ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो ये कुछ राज्य ऐसे थे, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कुछ राज्य ऐसे थे जहां पर निर्धनता रेखा में गिरावट बहुत तेजी से नहीं आई। तो आप यहां पर कह सकते हैं आदि इन कुछ राज्यों में निर्धनता में कमी बहुत
कम देखने को मिली, अच्छा ठीक है। तो आप लोग ये बताया करिए कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाता है अगर उसमें आवाज़ की कोई कमी हो तो आप बता दिया करिए कि सर यहाँ पर ना आवाज़ कम आ रही है, या आप जो पढ़ाते हैं थोड़ा सा और तेज से बोला करिए, तो हम वहाँ पर बोल दिया करेंगे। गॉट इट। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप इतना क्या कर सकते हैं, जल्दी से लिखिएगा और आप आगे लिख सकते हैं। अतः इन राज्यों में, देखिएगा, ठीक है, देखिएगा, अतः इन राज्यों में निर्धनता अनुपात राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा है। दिख रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय अनुपात से ज्यादा बना रहा। तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, इसको जल्दी से लिखिएगा और फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी भाई, यहाँ पर इतना ये इम्पोर्टेंट लेक्चर था, इसमें आपको समझने की ज़रूरत होगी। और यही वजह है कि आज जो है हमने, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, ये कुछ राज्य ऐसे थे जो अपने यहाँ नीतियों को अच्छे ढंग से कार्यान्वित नहीं कर सके, लागू नहीं कर सके, और इसलिए आज विकास के दौर में पीछे हो गए हैं दूसरे राज्यों से, भारत के दूसरे राज्यों से विकास के दौर में काफ़ी पीछे हो गए हैं। तो यही वजह है कि हम लोग क्या करते हैं, आज उत्तर प्रदेश का नागरिक और बिहार का नागरिक विदेशों में जाता है, सॉरी विदेशों में तो नहीं हम कह सकते ज़्यादा, लेकिन हाँ कह सकते हैं कि भारत के दूसरे राज्यों में कमाने के लिए जाते हैं, जैसे दिल्ली में जाते हैं, केरल में जाते हैं, या फिर मुंबई में जाते हैं। इन सब राज्यों में हम अपने आर्थिक गतिविधि को चलाने के लिए, अच्छे से चलाने के लिए हम वहाँ पर चलते हैं। तो ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि बाकी राज्यों ने अच्छे से कार्य नीतियों को लागू किया और वो राज्य आगे निकल गए विकास के दौर में और हम पीछे रह गए। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लेकर के लिख सकते हैं जल्दी से, और हम इसके बाद मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं नई हेडिंग के साथ। तो चलिए दोस्तों, हो गया। तो अभी हमने देखा कि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये कुछ राज्य ऐसे रहे जो विकास के दौर में काफ़ी पीछे हो गए। लेकिन वहीं पर अगर हम केरल की बात करें, और केरल साथ में मुंबई, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, गुजरात, इन सब राज्यों की बात करें तो ये राज्य विकास के दौर में काफ़ी आगे निकल गए। अब ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इन राज्यों ने एक ही नियम या एक ही नीति को अपने यहाँ लागू किया अच्छे ढंग से, इसलिए ये लोग आगे निकल गए। जहाँ पर अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब और हरियाणा, इन यहाँ पर जो ये विकास के दौर में आगे निकल गए, इसका मुख्य कारण था कृषि। जब 1960 के दशक में हरित क्रांति का उपयोग किया गया भारत में, हरित क्रांति के माध्यम से HYV ना, जिसको हमने शुरुआत में पढ़ा था, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ठीक है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग इन्होंने सबसे पहले की और ये विकास के दौर में बहुत आगे निकल गए। तो यहाँ पर इनका विकास कृषि के कारण हुआ, कृषि के नई तकनीक के कारण कह सकते हैं विकास हुआ। तो ये देखिए, इनका विकास जो था, पंजाब और हरियाणा का विकास जो था, ये कृषि के नई तकनीक के कारण मतलब हुआ, क्योंकि ये नई तकनीक को जल्दी अडाप्ट कर लिए, उपयोग करना शुरू कर दे, और ये विकास के रास्ते पर, उत्पादन इनका बढ़ा और विकास के रास्ते पर चल पड़े। यहीं पर अगर हम बात करें उस तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, चलिए ऐसे ही लिखा जाता है, नायडू नहीं होता है, नाडू होता है, कहीं कहीं किताबों में ऐसे भी लिखा रहता है नाडू। तो आप यहाँ पर इसी तरह से लिख सकते हैं तमिलनाडु। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अनाज के सार्वजनिक वितरण से
विकास हुआ। ये देखिए, तो कहने का मतलब ये था कि जितने भी राज्य हमारे यहाँ थे उन सभी राज्यों ने एक ही नियम, एक ही कानून को अप्लाई नहीं किया अपने यहाँ, बल्कि अलग अलग तरीके से नीतियों को लागू किया, जिसकी वजह से वो आगे निकल पड़े। वहीं अगर हम केरल की बात करेंगे तो केरल शिक्षा में निवेश बहुत ज़्यादा किया, शिक्षा पर फोकस दिया और अवसंरचनाओं पर फोकस किया, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी बात आप करते हैं, तो उन सब पर फोकस करके वह आगे निकल गया। तो सभी राज्यों की स्थितियाँ जो थी अलग अलग थी, सभी राज्यों ने अपने यहाँ जो नीतियों को लागू किया वो अलग अलग किया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे रह गए जैसे उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम, बिहार, ये कुछ राज्य ऐसे रह गए जिन्होंने अपने यहाँ नीतियों को कार्यान्वित नहीं कर पाए। नीतियों को कार्यान्वित करने में ये बहुत पीछे रह गए। यही वजह है कि आज ये राज्यों के दौड़ में, यानी राज्यों के विकास के दौड़ में ये पीछे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग लिखते हैं। अगली हेडिंग हमारी है वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। तो यहाँ हेडिंग लिख सकते हैं, ठीक है। तो वैश्विक दिख रहा है, ठीक है, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। इसका कुछ बहुत मतलब नहीं है, बहुत रोल नहीं है, लेकिन बट चूंकि हम क्या कर रहे हैं, हेडिंग को, सभी हेडिंग को टच कर रहे हैं, इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। तो चलिए हम इसको मिटा लेते हैं जल्दी से। तो चलिए आप जल्दी से हेडिंग लिखिएगा, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य। इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये हेडिंग आप लिखेंगे जल्दी से। और इसकी हम अगर बात करते हैं, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि निर्धनता रेखा जो तय करने वाली संस्थान होती हैं, वो बहुत सारी संस्थान हैं, बहुत से ऐसे संस्थान हैं या संगठन हैं जो निर्धनता रेखा को तय करते हैं। तो हमने भारत में देखा था कि NSSO यह एक संगठन है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। यह एक संगठन है जो भारत में प्रत्येक 5 साल में निर्धनता रेखा को तय करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर वैश्विक निर्धनता परिदृश्य की बात कर रहे हैं। उसी लेक्चर में, यानी पिछले लेक्चर में हमने ये भी बात कर रखी थी कि विश्व बैंक जो है, विश्व बैंक, तो विश्व बैंक जैसे अनेक संस्थान है या संगठन है जो निर्धनता रेखा को तय करते हैं और सभी देशों के लिए एक ही निर्धनता रेखा के मानक को मान करके चलते हैं। ऐसा हमने सेंटेंस में लिखा था, इसलिए आप लोगों को लिखा दिया जाता है ताकि आपको अगले लेक्चर्स बेहतर तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, विश्व बैंक की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, जिसको आप कभी नाम से जानते होंगे, सुने होंगे, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक की बात कर रहे हैं। तो भाई विश्व बैंक के बारे में अभी हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अगर हम एडवांस इकोनॉमिक्स पढ़ते तो अभी इसकी हम चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हम एडवांस नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं थोड़ी बहुत, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में, इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो बातें की जा रही है, विश्व बैंक ने कहा कि भाई जिस व्यक्ति की आमदनी पर डे की $1.9 से कम होगी, से कम, ये देखिए, से कम होगी, वो क्या होगा, निर्धन होगा। गॉट इट। तो ध्यान में रखिएगा, विश्व बैंक ने कहा, यानी विश्व बैंक ने ये कहा कि जिस व्यक्ति की आमदनी जो होगी, जो आय होगी पर डे, अगर $1.9 से कम होगा एक दिन में, तो वह व्यक्ति क्या होगा, निर्धन समझा जाएगा, निर्धन माना जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में जो निर्धनों की संख्या थी, वह लगभग 1990 में, बात किया जा रहा है 1990 की, तो 1990 में निर्धनों की जो संख्या थी, वो निर्धनों या निर्धनता प्रतिशत आप कर सकते हैं, या निर्धनों की संख्या भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। तो निर्धनता, चलिए निर्धनता लिखते हैं, निर्धनता प्रतिशत जो थी वो 36% थी। करेक्ट। तो इतने प्रतिशत निर्धनता प्रतिशत थी, कब, 1990 में। यहाँ पर कुछ आपको जानना नहीं है, ये फैक्ट होगा, डेटा होगा, आप इसको डेटा को देख लेंगे, क्योंकि इसी से संबंधित आपको अब कुछ चीज़ें, जैसे अभी हम इसके पहले बताए थे कि सिविल के लिए आप कैसे, जैसे कि हमने सिविल के लिए आप किस तरह से आंसर कर पाएंगे, जैसा कि हमने एक एग्जाम्पल देखा कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के 100 लोगों में से लगभग 43 लोग जो हैं वो निर्धन माने जाते हैं या निर्धनता में आते हैं।
तो ऐसी स्थिति के लिए हमने वहाँ पर ये कहा था कि जबकि अनुसूचित जाति और वो जो और महिलाएं वगैरह हैं या ग्रामीण कृषक हैं, शहरी अनियत मजदूर हैं, उनके निर्धनता में कमी आई है। तो हम यहाँ पर बोले थे कि हमें क्या करना है, अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से कुछ प्रावधान करने होंगे जिससे उनका विकास सुनिश्चित हो सके। अब यहाँ पर भेदभाव नहीं है, वो डेटा देख करके हम कुछ नए अपने तरफ से कुछ नए विचार दे सकते हैं। गॉट इट? तो यहाँ पर आप इस बात को जानते रहेंगे। तो यहाँ पर हम इसीलिए डेटा को देख रहे हैं ताकि हम कुछ विचारों को दे सकें। तो यहाँ पर चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप देखिएगा तो 1990 में निर्धनता प्रतिशत जो थी वो 36% थी, और यह 2015 में जो 2015 में घटकर 10% पर आ गई। एक बहुत बड़ी गिरावट हुई भाई। तो जो 2010 में 10% पर आ गई। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, और इसके बाद लेकिन यहाँ पर अगर हम देखिए तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि सर कि बहुत तेजी से निर्धनता में कमी आई है। तो जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं कि 1990 में हम लोग यहाँ पर थे 36% पर, आज 2015 जब बीता तो हम लोग कहाँ पहुँच गए 10% पर। लेकिन ध्यान रहे कि अब इस समय कोरोना का कार्यकाल चल रहा है, कोरोना महामारी चल रही है, इस समय रोजगार की सृजनता जो है वो कम हो गई है, रोजगार कम उपलब्ध हो पा रहे हैं लोगों को, इसलिए निर्धनता फिर से बढ़ेगी। तो आंकड़े आएंगे एडवांस में जब हम पढ़ाते रहेंगे, या आप कम से कम योजना और कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन आप पढ़ते रहिए, तो वहाँ पर इससे संबंधित आलेख जरूर मिलेंगे, पक्का मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर इतने पर आ गए। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ी गिरावट थी, बहुत बड़ी गिरावट है और अच्छा भी है। तो ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया कि हमने मानव संसाधन को मानव पूंजी में बदल दिया, मानव शिक्षा में हमने निवेश किया। इन सब चीज़ों में हमने निवेश करके हमने निर्धनता प्रतिशत में कमी कर रखी है। यहाँ पर अगर हम चीन की बात कर लेते हैं, चलिए हम यहीं पर चीन की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि चीन में निर्धनों की संख्या चीन में निर्धनों की संख्या 1981 में जो थी 83% थी लगभग। तो 1983 में लगभग 88.3% थी। देख लीजिए, ये समझिए आंकड़ा क्या कह रहा है कि 1981 में जो चीन में निर्धनता या निर्धन लोगों की संख्या थी वो लगभग 88.3% थी, जो कि बहुत बड़ा डेटा है। लेकिन आगे चल करके परंतु आप कर सकते हैं यहाँ पर, परंतु 2008 में यह आ गया, 2008 में 14.7% पर आ गई। और आपको बताएं कि आपको जान करके आश्चर्य होगा, मेरे पास डेटा है और उस डेटा को देखिए, ध्यान में रखिएगा, इस डेटा को रट्टा नहीं मारना है, आपको रटने के लिए नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसे रट करके आप एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर सकते, इसलिए आपको यहाँ पर समझने की जरूरत होगी। तो देखिए चीन क्या किया, चीन 1981 में इतने प्रतिशत लोग यहाँ पर गरीबी रेखा में थे, निर्धन लोग थे, और 2008 में 14% पर आ गया लगभग। और वहीं पर अगर हम बात करें 2015 में, ठीक है, तो 2015 में 0.7% पर आ गई। देखें कितना बड़ा आंकड़ा। आप कह सकते हैं कि यार ना चीन क्या किया, यानी कैसी नीतियों को अप्लाई किया, कैसी नीतियों को लागू किया कि चीन जो है 2015 आते आते उसके यहाँ निर्धनों की जो संख्या थी वो 0.7% ही रह गई। और यहीं पर आपको मजे की बात बताएं, पूरे कोरोना कार्यकाल के दौरान, यानी ये जो कोविड-19 से लोग प्रभावित हैं, 2020 में रहे, 2021 में है, इससे पूरे विश्व को क्षति हुई आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। लेकिन
चीन की जो जीडीपी थी या चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें बहुत कम परिवर्तन हुआ है, बहुत कम परिवर्तन हुआ है। उसकी जो अर्थव्यवस्था है वह अर्थव्यवस्था बहुत कम डाउन हुई है, जबकि भारत समेत पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई है। वहीं भारत की भी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है, लेकिन चीन की अर्थव्यवस्था उतनी ज़्यादा प्रभावित नहीं हुई, यानी जितनी अर्थव्यवस्था उसके पहले थी उतनी ही लगभग बनी हुई थी। गॉट इट? तो सोच करके देखिए कि चीन की मतलब जो उसने नियम बनाए, जो उसने कानून बनाए, जो उसने जो कुछ भी प्रावधान किए वो कितने ठोस तरीके से अप्लाई किए गए होंगे कि उसके यहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित नहीं हो पाई। ये सब सीखने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आप क्या कर सकते हैं, इतना आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे और फिर इसके बाद वीडियो समाप्त कर लेंगे। चलिए अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको और बताते चलें कि दक्षिण एशिया के जो कुछ और देश थे जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ये जो और देश हैं, इन देशों में श्रीलंका यहाँ तक कि तो हम कह सकते हैं दक्षिण एशिया के जो दूसरे देश थे, ऐसे ही बोल देते हैं आप समझिए। तो दक्षिण एशिया के जो दूसरे देश थे भारत, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, ठीक है, और श्रीलंका, ये सभी जो देश थे इनमें भी जो निर्धनता रेखा में कमी आई है, इनमें भी कमी आई, लेकिन उस तरीके से नहीं आई, उस स्पीड से नहीं आई जिस स्पीड से चीन में आई। गॉट इट? तो ध्यान में रखे रहेंगे इस बात को। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। चलिए अगली हेडिंग लिखने से पहले आपको बता देते हैं कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र दिख रहा है? गुड। तो संयुक्त राष्ट्र आप इसको यूएन बोलते हैं, यूएन। गॉट इट? यूनाइटेड नेशंस बोला जाता है। तो यूनाइटेड नेशंस के जो एसडीजी यानी एसडीजी कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत निर्धनता भी एक आयाम है या एक गोल है। जैसे एसडीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं, एसडीजी का फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, COALS गोल्स। यानी हिंदी क्या होती है? हिंदी देखिए होती है सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य। तो ध्यान में रखिएगा जो यूएन के द्वारा एसडीजी चलाया जाता है, ये क्या है, एक आप कह सकते हैं एक लिस्ट है। इस लिस्ट के माध्यम से इसमें 17 विषयों को रखा गया है जिसको 2030 तक पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरे विश्व से खत्म करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। ठीक है, गॉट इट? तो पूरे विश्व से 17 विषयों को या 17 मुद्दों को खत्म करने के लिए, पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्धता जताई गई है। पूरे विश्व उसमें एक दूसरे से प्रतिबद्धता जताए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो यहाँ पर भी एक, अगर हम आपको बात करें तो निर्धनता जो है, निर्धनता भी उसमें एक विषय है। जैसे एक विषय निर्धनता है, दूसरा विषय क्या है, शिक्षा है, तीसरा विषय क्या है, रोजगार है। तो ये सब चीजें हैं, यानी इसका मतलब कि निर्धनता को खत्म करना है, रोज शिक्षा सबको देना है, ऐसी व्यवस्था करनी है ताकि शिक्षा सभी व्यक्ति को मिल सके। इसके बाद रोजगार सृजित करना है, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करनी है, स्वच्छ वातावरण की व्यवस्था करनी है। तो ये इस टाइप से 17 विषय इसमें इंक्लूड किए गए हैं आपके सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत। उसमें आपका एक निर्धनता भी है। और ये जो 17 विषय यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं, इंक्लूड्स जो किए गए हैं, इनको कोशिश किया जा रहा है कि 2030 तक, इनके लिए लक्ष्य बनाया गया है कि 2030 तक इन सभी का पूर्ण रूप से, इन सब का आप ऐसे लिख सकते हैं 2020 तक, मतलब लिख नहीं सकते बस जानते रहिएगा, 2020 तक इन सब का पूर्ण उन्मूलन एवं व्यवस्था करना है।
गॉट इट। तो ये आप समझ गए होंगे। तो 2030 तक यहाँ पर हमें क्या करना है, निर्धनता को पूर्ण रूप से खत्म करना है, बेरोजगारी को खत्म करना है और रोजगार सृजित करना है। गॉट इट। तो इस बात को आप समझते रहे। शिक्षा जो अशिक्षा है यानी निरक्षरता जो है उसे समाप्त करना है और शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो यही सब सारी चीजें यानी इसके अंतर्गत यही 17 बिंदु है या 17 विषय है जिसको सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आप इस बात को जानते रहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र UN के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है वह SDG है एक कार्यक्रम। इसके अंतर्गत 17 विषय दिए गए हैं जिसमें से एक निर्धनता भी है और इसे 2030 तक समाप्त करने की बात की जा रही है कि 2030 तक हम निर्धनता को समाप्त कर लेंगे। लेकिन अभी ये देखने वाली बात होगी कि कितना सफल होता है और कितना असफल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली हेडिंग को समझने के बाद इसके बाद कुछ चीज़ें और रहेंगी जो हम आपको पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन आपको हो सकता है कि इसी वीडियो के माध्यम से उसे हम पेपर के फॉर्म में लिख करके आपको उपलब्ध करा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी से आप इसको लिख लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों काफ़ी समय हो गया है, देर हो गई है, लाइट की व्यवस्था भी नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर जो कुछ भी लिखा गया है उसको आप जल्दी से फटाफट समझ लेते हैं। हमने हेडिंग लिखा है निर्धनता के कारण, आप ये हेडिंग बना लेंगे निर्धनता के कारण, ये हेडिंग है। इस हेडिंग को आप ऐसे समझें कि भारत में निर्धनता के अनेक कारण रहे। अनेक कारणों में से एक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल भी रहा। यानी भारत में निर्धनता के अनेक कारण रहे जिसमें से एक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक का शासन काल रहा। यानी ब्रिटिश औपनिवेशिक का शासन काल का मतलब जो ब्रिटेन यानी जो अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे उनकी बात कही जा रही है। तो वो भारत में जब शासन कर रहे थे तो उन्होंने आर्थिक समृद्धि पर, आर्थिक विकास पर ज़्यादा बल नहीं दिया। कहाँ के? भारत के। तो भारत के आर्थिक विकास पर ज़्यादा बल नहीं दिया, ज़्यादा फोकस नहीं दिया, जिससे भारत की आर्थिक विकास बहुत धीमी पड़ गई। और जब भारत की आर्थिक विकास धीमी पड़ गई और साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि भारत में जो पारंपरिक हस्तशिल्पकारी थे यानी जो पुराने परंपरा पे जो हस्तशिल्पकारी चलती थी, बुनाई चलती थी, कढ़ाई चलती थी, उन सबको नष्ट कर दिया और इससे उद्योग यानी वस्त्र उद्योग विकास जो था वो हतोत्साहित हुआ, यानी उसका विकास होना जो था वह रुक गया। इस तरह से परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि रोजगार के जो अवसर थे वो घट गए। रोजगार के अवसर घटने के कारण जो आय की वृद्धि दर थी वह घट गई। यानी जब रोजगार ही नहीं है व्यक्ति के पास तो आय की वृद्धि दर भी घटी जाएगी। और यहाँ पर दूसरा कारण ये भी था कि भारत निर्धन हो गया, या निर्धनता के कारण भारत के पास यह भी था कि जनसंख्या में हमने क्या किया, उच्च दर से वृद्धि की। भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ, जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ी। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि हमारे पास संसाधन कम थे लेकिन हमने जनसंख्या को बढ़ा दिया। अब जो संसाधन पहले कम लोगों में उपलब्ध थे अब वो ही संसाधन, उतना ही संसाधन उससे कहीं ज़्यादा लोगों में बांटने पड़े, तो जिससे उत्पादन क्षमता घट गई। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जनसंख्या में उच्च दर से वृद्धि के कारण भी हम लोग निर्धनता के रेखा में पहुँच गए या निर्धनता की श्रेणी में आ गए। इन दोनों से परिणाम क्या निकला? इन दोनों से परिणाम ये निकला कि देश की जो समृद्धि दर थी, आप पढ़ चुके हैं समृद्धि दर को, बहुत पहले भी हमने पढ़ा था। समृद्धि दर का मतलब होता है कि प्रति व्यक्ति आय से होता है। अगर समृद्धि दर बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, यानी हमारी आय बढ़ेगी और लोगों की आय बढ़ेगी, देश की GDP बढ़ेगी, देश का आर्थिक विकास भी होगा। लेकिन जब ये सब क्या हुआ, समृद्धि दर यहाँ पर इन सब परिणामों के कारण समृद्धि दर घट गई और समृद्धि दर घटने के कारण जो व्यक्ति थे वो निर्धनता में पहुंच गए। गॉट इट? तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि आपको दिख भी नहीं रहा होगा, बहुत धुंधला हो गया है, हम भी बहुत कम दिख रहे हैं आप लोगों को। तो हमें दिखना बहुत ज़रूरी नहीं था, मैटर को दिखना ज़रूरी था, जो अब इस समय दिख नहीं रहा होगा। तो सॉरी दोस्तों कि आज आप लोगों के पास एक हेडिंग और बच गई जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण था वनडे एग्जाम के लिए। कुछ उसमें महत्वपूर्ण तो बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना ही समझना था कि कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई हैं। तो वो या तो हम जैसे कागज़ पेपर के माध्यम से, रिटन के माध्यम से आपको यहीं पर उपलब्ध करा देंगे, या फिर हम अगले वीडियोस में 10 से 15 मिनट का लेक्चर दे करके उसे समाप्त कर लेंगे। उतना उससे ज़्यादा लेक्चर वो नहीं हो पाएगा। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।